तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा इस बात को, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या नहीं कर सकते, तो ध्यान रखेंगे सन 1862 में 1862 में मैंने कहा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बनकर आया भारत कब 1861, और इसी 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में हमारे भारत देश के अंदर 3 उच्च न्यायालयों की क्या हुई, स्थापना हुई। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी दोस्तों। मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत है आप सभी का एग्जाम रेल में। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, आओ कुछ नया सीखें। इस क्रांति से, इस पहल से हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। इसको कहा जाता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट मतलब HC शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के बारे में हम जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं कि आखिर उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है, इसके अंदर बनने के लिए, क्या बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के बारे में हम ये भी जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर किस किस अनुच्छेदों में इनका वर्णन देखने को मिलता है। समझ में आई बात। अब आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, और उन 22 भागों में से छठा भाग 6 नंबर का भाग अभी हम पढ़ रहे हैं, और आज ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम अगला भाग पढ़ेंगे। छठे भाग में क्या बताया है, राज्य के बारे में, और आर्टिकल 152 से 237 तक का जिक्र ही किस में मिलता है, भाग नंबर 6 में मिलता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के लिए अगर हम आर्टिकल्स देखें तो आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक देखने को मिलते हैं। हालांकि 237 के अंदर या 236 के अंदर हमें यह भी पता चल जाता है, यानी कि 236 और 237 ये 2 आर्टिकल रिलेटेड हैं किससे, जिला न्यायालय से, ठीक है। और 233, 236, 237 ये आर्टिकल्स अदर न्यायालय से, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं ये आर्टिकल। हालांकि इसी उच्च न्यायालय के अधीन हमें पढ़ने को मिल जाएगा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन सभी न्यायालय के बारे में, उन सभी कोर्ट्स के बारे में भी पढ़ लेंगे जो कोर्ट कहाँ आते हैं, हमारे राज्य के अधीन आते हैं। समझ में आई बात। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे ही पहले यहाँ पर आर्टिकल नंबर 214 आपको पढ़ने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 214 में क्या बताया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। क्या बताया है, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। क्या मैं इसको शॉर्ट में HC लिख सकता हूं, बहुत अच्छे से लिख सकता हूं, उच्च न्यायालय होगा। बात समझ में आई। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 इस बात की पावर, इस बात की शक्ति देता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाई कोर्ट होगा। और बेटा यहाँ पर यह समझने वाली बात है, क्या प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है, क्या प्रत्येक राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय होना जरूरी है, क्या राज्य का उच्च न्यायालय राज्य में ही अवस्थित हो, किसी और राज्य में नहीं हो सकता क्या। ऐसे और भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। बेफिक्र रहो, लास्ट तक वीडियो में बने रहो। बेटा ये भी याद रखना कितने उच्च न्यायालय हैं, ये भी हमें भी पता चलने वाला है। देखो सबसे ही पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे भारत के अंदर, अच्छा मुझे ये बताओ, आर्टिकल 214 में आप क्या पढ़ रहे हैं, उच्च न्यायालय। मैंने एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था, कौन सा, आर्टिकल 124, उसमें आपको पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट। क्या पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था। देखो सेम रिलेटेड है कि नहीं है, एक इसमें है, एक इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें। आप याद रख सकते हो कि इन 3 डिजिट से बनने वाले आर्टिकल कौन सा, 214 बताता है कि हाई कोर्ट के बारे में, और 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। याद कर लेना, जस्ट कुछ नहीं इसके अलावा, ठीक। तो यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर सबसे पहले उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया या किए गए, तो ध्यान से समझेंगे। बात है 1861 की, कब की, 1861 की। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बनकर आया भारत, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। और इसी उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत, ध्यान रखेंगे, इसी उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत सन 1862 में, 1862 में
मैंने कहा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बनकर आया भारत कब? 1861। और इसी 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में हमारे भारत देश के अंदर 3 उच्च न्यायालयों की क्या हुई? स्थापना हुई। 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत सन 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ? कलकत्ता में, बॉम्बे में और आपके मद्रास में। अरे याद करो वो सारी बातें जब हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, और भारतीय संविधान के अंदर हमने पढ़ा था 1858 का क्या? 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसी के बाद हमने पढ़ा 1861, 1862। ये 3 टॉपिक हमने वहीं क्लियर कर लिए थे। तो बात समझ में आई, भारत के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? सर्वप्रथम 1862 में की गई, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? बात समझ में आ गई? 1 सेकेंड का टाइम दो। अब थोड़ा सा ठीक है ना? अब थोड़ा सा ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको समझना है 1862 में क्या बन गया? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में क्या बन गया? उच्च न्यायालय बन गया। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर क्या है? उच्च न्यायालय है, वो कौन सा है? तो बेटा ध्यान रखेंगे, दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। दिल्ली के अंदर उच्च न्यायालय है और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। कब इसकी स्थापना हुई? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर अभी कितने उच्च न्यायालय हैं? तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, भारत के अंदर अभी उच्च न्यायालय हैं कितने? 25। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। 23, 24, 25। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय हैं। तो सर ये 23, 24, 25 क्यों लिखा? 23 क्यों लिखा? तो बेटा ध्यान रखेंगे, 23वां उच्च न्यायालय कौन सा है? हमारा मेघालय में। कौन सा? मेघालय का उच्च न्यायालय है 23वां। 24वां उच्च न्यायालय कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। और 25वां कौन सा है? ये अमरावती। कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश की क्या है? राजस्थान। अमरावती आंध्र प्रदेश की है, राजस्थान। और वहीं पर है हमारा 25वां उच्च न्यायालय। 22वां भी आपसे पूछा जा सकता है बेटे, 22वां भी आपसे पूछा जा सकता है कि 22वां उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, 22वां उच्च न्यायालय मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है 22वां उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात यह है कि 22वां मणिपुर में, 23वां मेघालय में, 24वां त्रिपुरा में और 25वां है आपका अमरावती में। तो कुल कितने उच्च न्यायालय हो गए? तो बच्चा ध्यान रखेंगे, 25 उच्च न्यायालय हैं पूरे के पूरे भारत में। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लें। मैं आगे चलता हूँ, इसको रफ कर देते हैं और आगे हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल नंबर 215। आर्टिकल नंबर 215। चलिए इसको रेस कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 215 में आपसे क्या बताया है? तो बच्चे ध्यान रखेंगे, आर्टिकल नंबर 215 में उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है इस बारे में आपको पता चलता है। तो ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है? यह एक अभिलेख न्यायालय है। कहाँ पता चलता है? अनुच्छेद 215 में पता चलता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होगा? अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे? ध्यान रखेंगे, तो अभिलेख का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। आप कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? डॉक्यूमेंटेशन की बात चल रही है। मतलब उच्च न्यायालय एक कैसा न्यायालय है? एक अभिलेख न्यायालय है। इसके अंदर जितने भी आज तक के केस लड़े गए हैं, आज तक की जितनी भी सुनवाइयाँ हुई हैं, वो सुनवाइयों के सभी डॉक्यूमेंट, अभिलेख क्या हैं? बिल्कुल मौजूद रखे हैं, संरक्षित रखे हुए हैं। बात समझ में आ गई? तो अनुच्छेद 215 क्या बताता है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद आप पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 216। और अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल नंबर 216 में आपको क्या बताया है? इसमें बताया है उच्च न्यायालय की संरचना के बारे में। किसके बारे में? उच्च न्यायालय की संरचना के बारे में
बताया है। मतलब कहने का यह है कि एक उच्च न्यायालय किस प्रकार से संरक्षित हो सकता है, किस प्रकार से बनता है। मैंने एक बार आपको और बताया था कि कोई भी न्यायालय कोई रूम का, कोई कमरे का नाम न्यायालय नहीं होता। न्यायालय होता है वहाँ पर उपस्थित जज यानी कि जो न्यायाधीश है, वहाँ पर उपस्थित वकील, वहाँ पर उपस्थित मुजरिम, वहाँ पर उपस्थित उस मुजरिम के खिलाफ सबूत। ठीक है, अरे सबूत होंगे, गवाह होगा तभी तो मुजरिम बनेगा। तो इन लोगों के मिलने से जो स्थान होता है ना, वही क्या बनता है, वही क्या बनता है, न्यायालय बनता है। वही क्या बनता है, न्यायालय बनता है। वही रूम क्या कहलाता है, न्यायालय कहलाता है। बात समझ में आई। तो इसीलिए आपको यहाँ आर्टिकल 216 में क्या पता चलता है कि अभी ये जो उच्च न्यायालय है, इस उच्च न्यायालय की संरचना में क्या पता चलेगा, तो बच्चे ध्यान रखेंगे, इसमें पता चलेगा कि इसकी यानी कि उच्च न्यायालय की संरचना कैसे होती है, एक मुख्य न्यायाधीश से। कैसे, एक मुख्य न्यायाधीश से और एक मुख्य न्यायाधीश से और अन्य न्यायाधीशों से। न्यायाधीश का मतलब तो समझते हैं ना, जज। न्यायाधीश का मतलब क्या है, जज। एक मुख्य न्यायाधीश से प्लस अन्य न्यायाधीशों के मिलने से, अन्य न्यायाधीशों के मिलने से क्या होती है, उच्च न्यायालय की संरचना होती है। अगर न्यायाधीश नहीं होगा तो न्यायालय कैसा। बात समझ में आ रही है ना। तो एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यायालय बनाते हैं। और वही न्यायालय हमारा कैसा न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो अनुच्छेद 216 से हमें ये बात पता चल जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 217। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लें फटाफट से, रफ कर देते हैं इसको। अनुच्छेद 217 में आपको क्या पता चलता है बच्चे, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 217 में पता चलता है क्या कि उच्च न्यायालय के अंदर, क्या कहा मैंने, उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ पर, उच्च न्यायालय में। मेन टॉपिक है उच्च न्यायालय। न्यायाधीश की नियुक्ति पता चलती है हमें कहाँ पर, आर्टिकल नंबर 217 में। किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए। तो ध्यान रखेंगे न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कब, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी थी, तब भी हमने जान लिया था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कि नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है कौन, भारत का राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछा जाए कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में कौन करता है, हाई कोर्ट के अंदर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तब भी आपको जवाब देना है क्या, राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, एक स्थिति, एक सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, एक शर्त यहाँ पर है। शर्त क्या है कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति किसी सलाह के बिना कोई कार्य करते नहीं है। काम करने के लिए सलाह चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं, इज दैट, ये भी क्या है, एक क्वेश्चन बन सकता है। किसकी सलाह पर करते हैं, तो बच्चा ध्यान रखेंगे, जब नियुक्ति करनी होगी मुख्य न्यायाधीश की, तो राज्य के राज्यपाल से, किससे, राज्य के राज्यपाल से लेते हैं सलाह, राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। बात समझ में आई। कहने का मतलब यह है कि जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो उस समय राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। लेकिन अगर उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति को करनी होती है, तब ये किससे सलाह लेते हैं, तो बेटा ध्यान रखेंगे, तब ये सलाह लेते हैं उच्च न्यायालय के, उसी संबंधित उच्च न्यायालय के। ठीक है, हम कह सकते हैं क्या, संबंधित उच्च न्यायालय के, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मुझे बताओ। आर्टिकल 217 आपको क्या बताता है, आर्टिकल 217 आपको क्या बताता है, न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 217 आपको क्या बताता है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन
न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे जब बात होगी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की तो करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह किससे लेगा? राज्यपाल से सलाह लेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा। और जब मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। तब सलाह लेगा किससे? भारत के, यानी कि उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। एक बार फिर समझ लीजिए, आर्टिकल 217 आपसे क्या बताता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जब बात होगी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चे ध्यान रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन जब बात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की चल रही है तो सलाह किससे लेगा? ये राज्य के राज्यपाल से। और जब बात करेंगे किसकी हम? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन सलाह लेते हैं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 217 में नियुक्ति के बारे में हमें पता चलता है। एक बात और यहां से पता चलती है योग्यता के बारे में। किसकी योग्यता? अरे न्यायाधीश की योग्यता। किसकी योग्यता? न्यायाधीश की योग्यता। तुम लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही हैं तो फटाफट से वीडियो को शेयर करते चलो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो और जितना हो सकेगा आपको क्या करना है? शेयर करना है इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताते चलो, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या रखा है? योग्यता के बारे में। न्यायाधीश बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? वही 2 कॉमन योग्यता, भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरी योग्यता यहाँ पर क्या बनेगी बेटा? उसकी अधिकतम आयु कितनी हो? अधिकतम आयु 62 वर्ष से कम हो, 62 वर्ष से कम हो। और ध्यान रखेंगे उसे क्या हो? एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। कितने वर्षों का? 10 वर्ष का अनुभव। 10 वर्ष का अनुभव किस में होगा? 10 वर्ष का अनुभव होगा वकालत में। 10 वर्ष का अनुभव होगा किसमें? वकालत में। वकालत कहाँ पर की हो? हाई कोर्ट में की हो। वकालत कहाँ पर की हो? हाई कोर्ट में। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि भारत का नागरिक होना उसको ज़रूरी है अगर क्या बनना है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना है। और उसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए लगभग 10 वर्ष का अनुभव कहाँ होना चाहिए? उच्च न्यायालय के अंदर वकालत का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, या के साथ लिखेंगे इस पॉइंट को, ध्यान रखें या के साथ, कि 10 वर्ष का ही क्या हो उसको, या 10 वर्ष का अनुभव हो। किस बात का अनुभव? 10 वर्ष का अनुभव हो उसको न्यायाधीश रहने का। लेकिन न्यायाधीश कहाँ पर? निचली अदालत में। न्यायाधीश कहाँ पर? निचली अदालत में न्यायाधीश रहने का या न्यायाधीश होने का क्या हो उसको? अनुभव हो। वो भी कितने वर्षों का? 10 वर्षों का। बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में आपको बताया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता के बारे में। नियुक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता है एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के अंदर। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा कौन? राष्ट्रपति। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा कौन? राष्ट्रपति। बात समझ में आई? लेकिन अगर हम योग्यता की बात कर रहे हैं तो वह क्या हो? भारत का नागरिक हो, अधिकतम आयु 62 वर्ष से उसकी कम हो। दूसरी बात कि उसको वकालत का 10 वर्ष का अनुभव हो, वो भी कहाँ पर? उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में 10 वर्ष कम से कम वकील रहा हो और 10 वर्ष का अनुभव हो, उसको न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो उसने, कहाँ पर? निचली अदालत में। ये बात समझ में आ गई। आर्टिकल 217 यही आपसे कहता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लो और वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे समझने की कोशिश करते हैं हम। आर्टिकल हमारा 219, आर्टिकल 219। 218 क्यों नहीं पढ़ेंगे? 218 इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उच्च न्यायालय के कुछ विशेष उपबंध उसमें दे रखे हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। विशेष उपबंध दे रखे हैं, वो हमारे किसी
काम के नहीं हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 219 में आपको क्या बताया बच्चे, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 219 में आपको बताया है शपथ के बारे में। वो भी किसकी शपथ, अरे भैया उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ की बात करेंगे ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ। आर्टिकल नंबर 219 में हमें ये बात करनी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है और शपथ कैसे दिलाई जाती है। आर्टिकल नंबर 219 में इस बात का वर्णन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, न्यायाधीश की शपथ, कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे अन्य हो या मुख्य हो, न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राज्य का राज्यपाल। बेटा मैंने कहा आपसे आर्टिकल नंबर 219 में आपको पता चलता है क्या कि उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राज्य का राज्यपाल न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ये बात हमें आर्टिकल नंबर 219 में देखने को मिल जाती है। बात समझ में आई। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 220। आर्टिकल नंबर 220 क्या बताता है, अनुच्छेद नंबर 220 आपको क्या बताता है, ध्यान रखेंगे। भाई उच्च न्यायालय के अंदर क्या नियुक्त किए हमने, न्यायाधीश, कभी ना कभी रिटायर तो होंगे ना, कभी ना कभी इनका टाइम तो पूरा हो जाएगा, सेवानिवृत्त तो हो जाएंगे। तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा इस बात को, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या नहीं कर सकते, तो ध्यान रखेंगे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर क्या नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर वकालत नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय में, वकालत नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय में। ठीक है, मैंने कहा आर्टिकल 220 में आपको पता चल रहा है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर वकालत नहीं कर सकता है। कहाँ, किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये एक रेस्ट्रिक्शन है, एक पाबंदी लगाई गई है किस पर, हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर। क्या कि सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, तो तुम अब वकील नहीं बन सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में तो बन सकते हो लेकिन किसी और में नहीं बनोगे। भाई ओहदा है, उसका पद है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो पद है उसकी गरिमा तुम नहीं गिरा सकते ना। कहने का मतलब यह है, हो सकता है कुछ पैसे के लालच में आके वो वकालत करनी शुरू कर दे कहीं पर रिटायरमेंट के बाद, तो वो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वकालत करने के लिए कोई भी मिनिमम मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, मिनिमम एज तो LLB करने में निकल जाती है ना। चलिए, आर्टिकल 220 आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद बेटा आपको सीधे समझना है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 226। आर्टिकल नंबर 226 में बताया है क्या, हाईकोर्ट का न्यायाधीश, हाईकोर्ट का न्यायाधीश क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। हाईकोर्ट का न्यायाधीश क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। अरे 5 प्रकार की मैंने न्यायिक रिट आपको पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, न्यायिक रिट आपको पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षा वाली ध्यान आ रही हैं। 5 न्याय रिट मैंने आपको पढ़ाई थी सुप्रीम कोर्ट के मामले में। तो वैसे ही आर्टिकल नंबर 226, हाई कोर्ट का न्यायाधीश रिट का प्रयोग करेगा, 5 रिट का प्रयोग कर सकता है। ये बात आर्टिकल नंबर 226 में पता चल जाती है। दैट्स द इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 226 में पता चल जाता है कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कब जारी की जाती है रिट, तो जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तभी रिट जारी की जाती है। और आपको पता है कि जो हमने पढ़े हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो आपने पढ़े किस में, आपने पढ़े राज्य के संबंध में। ठीक है, वो राज्य के संबंध में पढ़े हैं, और मौलिक अधिकार हमने संघ के संबंध में, और वो राज्य में भी लागू होते हैं, वो संघ के संबंध में भी हैं और राज्य में भी लागू होते हैं। क्या, हमारे फंडामेंटल राइट। तो जब भी मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइटों का हनन होता है तो न्यायाधीश क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, कब कौन सी रिट जारी की जाती है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक स्पेशल वीडियो और बना देंगे क्या जाता है। चलिए, इसके बाद बेटा आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 226 के बाद आर्टिकल नंबर 230। आर्टिकल नंबर 230 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 230 क्या कहता है कि भारत के उच्च न्यायालय के अंदर, किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 230 कहता है कि भारत के उच्च न्यायालय के अंदर, भारत के उच्च न्यायालय के अंदर किसी भी प्रकार की वैकेंसी या भर्ती
किसी भी प्रकार की वैकेंसी या भर्ती, ध्यान से समझिएगा, भारतीय उच्च न्यायालय के अंदर आर्टिकल 230 कहता है कि किसी भी प्रकार की भर्ती या वैकेंसी, भर्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैकेंसी कहते हैं, किसी भी प्रकार की भर्ती किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो ध्यान रखेंगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या की जाती है, कोई भी भर्ती कंडक्ट की जाती है, कोई भी भर्ती क्या की जाती है, कंडक्ट की जाती है, निकाली जाती है, उसका प्रक्रिया पूरा किया जाता है। दैट्स ऑल आर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है ना, अंग्रेजी तो जानते तुम लोग मेरी कितनी मजबूत है। हाँ, तो यहाँ पे आर्टिकल 230 आपको समझ में आ चुका है। चलिए, ये सभी हमने हाई कोर्ट से संबंधित बातें हैं वो कर ली हैं। ध्यान रखिएगा 25 वर्तमान में हाई कोर्ट हैं वर्तमान में हमारे भारत के अंदर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं किसके बारे में, उच्च न्यायालय के अधीन आने वाले जिला न्यायालय के बारे में। बहुत छोटा सा डिस्कशन है, मात्र 2 आर्टिकल हैं उससे संबंधित। कौन कौन से? आर्टिकल 233, ठीक, आर्टिकल 233 उसमें आपको क्या बताया है, और आर्टिकल नंबर 234 उसमें आपको क्या बताया है। बाकी के जो अनुच्छेद हैं, बाकी के जो आर्टिकल हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया था तुम लोगों ने, नहीं निकाला था तो थोड़ा सा बैक करके निकाल लेना, है ना। बाकी नोट करते चलो साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नोट करने से फ़ायदा मिलता है। आर्टिकल नंबर 233 हमें क्या बताता है, और आर्टिकल नंबर 234 हमें क्या बताता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 233 संबंधित है किससे? जिला न्यायालय से। किससे? जिला न्यायालय से संबंधित है आर्टिकल नंबर 233। मैं आपसे बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 233 किससे संबंधित है, तो बताना है क्या? जिला न्यायालय से संबंधित है आर्टिकल नंबर 233। इसमें क्या बताया है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के अधीन क्या होगा, एक जिला न्यायालय होगा, और जिला न्यायालय के अंदर किसकी नियुक्ति की जाएगी? जिला न्यायालय के अंदर किसकी नियुक्ति की जाएगी? जिला जज की नियुक्ति की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जिले स्तर पर क्या होगा? जिले स्तर पर जिला न्यायालय होगा, जिले स्तर पर जिला न्यायालय होगा, जो जिले स्तर पर जिले न्यायालय होगा जो जिले जज के या जिला जज से मिलकर बनेगा। बात समझ में आई? जिला जज से मिलकर बनेगा। और ध्यान रखिएगा, जिले के अंदर जो जिला जज है उसको कौन नियुक्त करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जिला जज को कौन नियुक्त करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जिला जज को कौन नियुक्त करता है। तो ध्यान रखेंगे, जिला जज को कौन नियुक्त करता है बच्चा, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है राज्य का राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्य का, सारे संबंधित राज्य का ही करेगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो जिला जज को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल किसके सलाह पर, तो ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल सीधा उठा के उसको क्या बना देगा, जज बना देगा। अरे, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति बनने लायक है कि नहीं है, वो बताएगा कि हाँ है लायक तो बना देगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मुझे बताओ। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए, इसके बाद जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये बात हमें पता चल गई। अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी योग्यता क्या क्या हो सकती है। जिला जज बनने के लिए योग्यता, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिला जज बनने की योग्यता क्या होगी, बनने की योग्यता क्या होगी। तो बेटा ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, वह भारत का नागरिक हो, कोई भी पदाधिकारी बनना है तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। बनने की योग्यता दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है कि उसकी अधिकतम आयु 60 वर्ष से कम हो। अधिकतम आयु क्या हो? 60 वर्ष से कम हो। अधिकतम आयु 60 वर्ष से कम हो। और मजे की बात सुनिए कि यहाँ पर अधिकतम आयु की ही हम बात क्यों कर रहे हैं, न्यूनतम आयु की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम जानते हैं कि इसको क्या लेना पड़ेगा, इसको अनुभव लेना पड़ेगा। और अनुभव कितना लेना पड़ेगा? इसको 7 वर्ष का क्या होना चाहिए?
7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। वकालत का अनुभव होना चाहिए किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में। ठीक है, बात समझ में आई? किसी भी कोर्ट में 7 वर्ष का क्या होगा, उसको अनुभव होगा, तब वह व्यक्ति क्या बन सकता है, आपका जिला न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और यहाँ पर बनने की योग्यता में मैंने क्या क्या बताया, अधिकतम आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए और अनुभव कितना होना चाहिए, 7 वर्ष का अनुभव वकालत का होना चाहिए। तो सर न्यूनतम आयु क्यों नहीं आप बता रहे हो बार बार? तो बेटा ध्यान रखेंगे, जब वो क्या बन रहा है, एक न्यायाधीश बन रहा है और उसके पास क्या है, न्यूनतम क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो जब अनुभव लेगा तो न्यूनतम आयु का क्राइटेरिया तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 233 में क्या सीखा कि आर्टिकल 233 में सीखा कि जिले स्तर पर जिला न्यायालय होगा, जिला जज से मिलकर बनेगा। जिला जज को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। जिला जज बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? अधिकतम आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए और इसके पास लगभग 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। लास्ट आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 234 में आपसे क्या बताया गया है, तो बच्चा ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 234 में आपको बताया है न्यायिक प्रक्रिया के लिए यदि कोई भी वैकेंसी आती है, या कह सकते हो आप न्यायिक प्रक्रिया में भर्ती हेतु एक आयोग होगा। न्यायिक प्रक्रिया में भर्ती हेतु आयोग होगा। और वो आयोग कौन सा होगा, तो ध्यान रखेंगे वो आयोग होगा कौन सा, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आप हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में कहेंगे लोक सेवा आयोग। कहाँ का? राज्य का सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। वो भी किसका? राज्य का लोक सेवा आयोग। राज्य का लोक सेवा आयोग क्या करता है? न्यायिक प्रक्रिया में भर्ती करता है। कहाँ पर? आर्टिकल 234 में पता चला कि न्यायिक प्रक्रिया में भर्ती हेतु एक आयोग होगा। कौन सा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा है एग्जाम्पल के रूप में? यूपीपीएससी। कौन सा है? यूपीपीएससी। एक एग्ज़ाम कराता है ये पीसीएसजे का, और ये पीसीएसजे के एग्ज़ाम से ही क्या बनते हैं लोग? जज बनते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मुझे बताओ। तो ये आर्टिकल 234 और आर्टिकल 233 ये दोनों ही बड़े काम के हैं और आपको समझने हैं बहुत अच्छे से। और जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसी सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बाकी की चीज़ें अगले वीडियो में करेंगे, अगली क्लास के अंदर करेंगे। और बेटा जितना हो सके आपको शेयर तो करना है, साथ ही कमेंट में आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं एग्जाम रेल, और बराबर में एक बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा देना। नया वीडियो आती नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।